नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है कि आप नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जितने भी 3.5 पौने 4 लाख हैं, हालांकि इनमें से लगभग 40-50 हजार की संख्या में बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से आप बीपीएससी कैडर के शिक्षक बन चुके हैं। लेकिन जो शेष बचे हुए हैं 3-3.25 लाख जो भी हैं, उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु उन्हें क्षमता परीक्षा से होकर के गुजरना है, क्योंकि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के माध्यम से जो है बिना क्षमता परीक्षा दिए आप विशिष्ट शिक्षक नहीं कहलाएंगे और राज्यकर्मी का दर्जा आप नहीं पा पाएंगे। हालांकि जो क्षमता परीक्षा नहीं देंगे, अनुत्तीर्ण रहेंगे, अंततः उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। यह स्पष्ट माननीय हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से शपथ ले चुका है। तो डर नहीं है कि क्षमता परीक्षा आप नहीं देंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए फेज 2 में आवेदनों की संख्या जो है वो काफी कम रहा। फेज 1 में चूंकि काफी कुछ असमंजस थे, एससी के पाठक ने जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे, अनुत्तीर्ण रहेंगे, उन्हें नौकरी से निकाल देने की बातें कही थी। इस वजह से डर से, भय से, खौफ से जो है वो संशय में आकर के और उन्होंने 2,21,000 की संख्या में आवेदन किया था और कुछ भी होगा झेलेंगे ऐसा सोच करके जो है लगभग 1 लाख लोगों ने आवेदन नहीं किया था। तो जो आवेदन फेज 1 में नहीं किए थे, लगभग फेज 2 में उन लोगों ने आवेदन नहीं किया है, इसलिए कि उनकी अवस्था ही नहीं है अब कि क्षमता परीक्षा दे, फिर वे जिला बदर हों और अपने होम डिस्ट्रिक्ट से, अपने अस्थायी गृह से, अपने घर परिवार को छोड़ करके, और जिनकी उम्र अब 50, 55, 58, 59 साल हो गया है, वो किसी सुदूर 250-300 किलोमीटर दूर दूसरे जिला के किसी सुदूर ग्रामीण इलाकों के विद्यालय में हो जाकर के पदस्थापित हों, ऐसे उनकी इच्छा है ही नहीं। इसलिए वे अब नियोजित शिक्षक ही रहना बेहतर समझ रहे हैं, तो उन्होंने आवेदन नहीं किया। पिछले बार जो क्षमता परीक्षा फेज 1 हुआ था उसमें 2,21,22,000 आवेदन हुए थे, जिसमें 1,87,000 जो है लोगों का रिजल्ट हुआ। काउंसलिंग नहीं हो पाया, काउंसलिंग कराने ही वाले थे शिक्षा विभाग, तब तक जो है आम निर्वाचन का घोषणा हो चुका और उसके बाद से बाधा उत्पन्न हो गए। हालांकि शिक्षा विभाग ने पत्र लिख करके निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी, स्वीकृति मांगने का प्रयास किया कि काउंसलिंग हेतु उन्हें स्वीकृति प्रदान किया जाए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने स्वीकृति प्रदान नहीं किया। अब यह संदेहास्पद इसलिए भी लगता है क्योंकि इसी बीच जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ, इसी बीच एस्टेट की एग्जामिनेशन हेतु जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया। अब काउंसलिंग नहीं हो पाया, यह जो है संदेहास्पद है कि कहां तक सच्चाई है इसमें। और इसी बीच जो है फेज 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और पुनः जो है मई में ही परीक्षा लेने हेतु शेड्यूल भी जारी करने की बात कही गई। तो अब चूंकि काउंसलिंग की जहां तक सवाल है तो बीच में खबर निकल करके आई थी कि फेज 1 और फेज 2 के साथ साथ फेज 3 भी हो जाएंगे और तीनों क्षमता परीक्षाओं का एक साथ जो है वो काउंसलिंग होगा और उसके बाद मेरिट के आधार पर सभी को जो है उनको विद्यालय अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर बीच में खबर आया कि नहीं, फेज 1 फेज 2 संपन्न करा लेते हैं, इन दोनों को साथ में चुनाव के बाद जून में जो है काउंसलिंग करा लिया जाएगा और इन्हें मेरिट के आधार पर जो है इन्हें विद्यालय अलॉटमेंट करा दिया जाएगा। तो अब जो सामने निकल करके आ रही है एक खबर, फेज 1 के दौरान भी एक खबर निकल करके आई थी कि मेरिट के आधार पर जो बेहतर अंक प्राप्त करेंगे उन्हें शहरी जो है सरकारी विद्यालय में उनको पदस्थापना का अवसर प्रदान होगा और जिनको कम अंक मिलेंगे उनको सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो है भेज दिया जाएगा सजा के तौर पर। तो अभी फिर पुनः एक खबर निकल करके आ रही है, लेकिन अब इसमें बात क्या है कि अब फेज 1 और फेज 2 दोनों का एक साथ काउंसलिंग होगा और दोनों को एक साथ समायोजित करके काउंसलिंग होंगे, तो निश्चित तौर पर जो है फेज 1 के वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका बेहतर अंक हो सकता था उसके हिसाब से हो और उन्हें चांसेस काफी अधिक हो कि उन्हें बेहतर विद्यालय मिल सकता है, सरकारी विद्यालय जो शहरों के नजदीक चल रहे हैं वहां पे मिल पाएगा। लेकिन अब चूंकि फेज 2 जो है फेज 1 का काउंसलिंग हुआ भी नहीं, फेज 2 है तो जो है आवेदन हुए, परीक्षा होंगे और दोनों को साथ में काउंसलिंग होंगे। हालांकि जिन जिन लोगों ने फेज 1 में आवेदन किया था उन्हीं में से 85,000 जो है वो फेज 2 में भी आवेदन किए हैं। लगभग 90% तो वही लोग हैं जो फेज 1 में आवेदन किए थे, अच्छे मार्क्स लाने के उद्देश्य से जो है फेज 2 में भी आवेदन किया, क्योंकि क्षमता परीक्षा फेज 2 हेतु शिक्षा विभाग और बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने 100% नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को आमंत्रित किया, उन्हें स्वेच्छा के आधार पर जो है उन्हें फेज 2 में भी आवेदन करने की अनुमति प्रदान की कि जो आवेदन किए थे, आवेदन करके परीक्षा नहीं दिए थे, आवेदन करके परीक्षा जो दिए, कम मार्क्स से पास हुए, अच्छे मार्क्स से पास हुए, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, चॉइस डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला भी तो सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस मिला, पसंदीदा नहीं मिला या अपना चॉइस डिस्ट्रिक्ट बदलना चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, तो वह अपने स्वेच्छा के आधार पर फेज 2 में भी आवेदन कर सकते हैं और सभी की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो इसमें अब यह भी हो सकता है कि फेज 1 में जो जिनका 100 अंक से अधिक था वो अपना अंक बेहतर मानते हुए और फेज 2 में वे आवेदन न किए हों, ऐसा भी हो सकता है। और फेज 2 में जिनका अंक जो है पासिंग मार्क्स हो या उससे थोड़ा अधिक हो तो उन्होंने आवेदन किया, हो सकता है बेहतर तैयारी हो पिछले परीक्षा के एक्सपीरियंस से जो, और इस बार जो है वो तुक्का मार करके अपने कुशलता, बुद्धिमत्ता और ज्ञानता के आधार पर हो सकता है कि वो अच्छे मार्क्स ले आए। और जिनका पिछले में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका चूंकि 100, 110, 105 मार्क्स है तो उनको जो है पसंदीदा विद्यालय मिल जाएगा, लेकिन अब उनसे भी आगे फेज 2 में जो सम्मिलित हुए वो निकल जाए और उनका जो मिलने वाला विद्यालय था इनको मिल जाए,
तो उस आधार पर जो है फेज 1 वालों को नुकसान सहना पड़ सकता है, यदि दोनों का एक साथ काउंसलिंग हो तो। अब आगे बात की मेरिट के आधार पर जो विद्यालय आवंटन करने की बात की जा रही है, कहां तक सच्चाई है और कितना हद तक जो है यह धरातल पर उतर पाएगा। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऐसा देखा गया कि जो विद्यालय आवंटन हुए उसमें काफी खेल खेले गए। जो लोकल नेतृत्वकर्ता थे वे अपर नेतृत्वकर्ताओं से मेलजोल करके और काफी कुछ सेटिंग वेटिंग का खेल चला। 60,000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपए में चॉइस विद्यालय अलॉटमेंट को लेकर के और डील हुए। यह खुलेआम चारों तरफ चौक चौराहे पर चर्चा चली। मैं इसका पुष्टि नहीं करता हूं, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन आप सभी को यह पता है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में विद्यालय अलॉटमेंट के नाम पर कितना बड़ा सेटिंग चला है, धांधली चला है और घूसखोरी चला है। और जिनका पैरवी पकड़ पहुंच पैसा था वे जो है उसके बलबूते उन्होंने मेन रोड के नजदीक, शहरों के नजदीक जो है उन्होंने विद्यालय पाने में सक्षम हो पाए। उसी प्रकार के क्षमता परीक्षा फेज 1 और फेज 2 में भी होंगे या काफी ज्यादा चांसेज है, क्योंकि एक बार जब किसी धांधली करने वाले को, सेटर को जब मुंह लग जाता है तो वो फिर कहीं भी कोई चांसेज खोना नहीं चाहता है। भले ही लगातार कार्रवाइयां हो रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, धांधली सेटिंग सोल्वर पकड़े जा रहे हैं, बावजूद इसके नए नए भी धांधली सेटर सोल्वर पैदे भी तो हो रहे हैं। तो वे जो है इस कार्य में संलग्न होंगे या संलिप्त रहेंगे और वे डील अवश्य ही करेंगे। अभी से ही इस प्रकार की चर्चाएं आम है, चौक चौराहे, गली मोहल्ले, चटी बाजार में जो है चर्चा चल रही है कि जो बेहतर, जो हॉट विद्यालय है, जहां पे अत्यधिक लोगों की चाहत है कि वो उस विद्यालय में जाए, 2.5-3 लाख रुपया वहां डिमांड है। ऐसे सामान्य विद्यालय जो मेन रोड के नजदीक है, जो शहरों के आस इर्द गिर्द है, वहां पे 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए में विद्यालय जो है सेटिंग हो रहे हैं, आज से ही सेटिंग हो रहे हैं। तो ये खेल चल रहा है, इसलिए मेरिट के आधार पर ही सभी लोगों को विद्यालय आवंटित हो जाएगा, यह कहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हालांकि हमें विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा, और इसी विश्वास और भरोसे के मद्देनजर जो है फेज 1 में जिन्होंने परीक्षा दिया, उत्तीर्ण भी किए, अच्छे अंक लाने के बावजूद भी वे फेज 2 में आवेदन कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, ताकि उससे भी बेहतर अंक ला करके और उनको चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिल सके, होम डिस्ट्रिक्ट मिल सके और बेहतर विद्यालय उनको प्राप्त हो सके। तो इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं कि आपका चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिले, आपको पसंदीदा जो है विद्यालय आप सभी को आवंटित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अपने भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।